हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के राजन सीरीज का अति लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। पिछले 3 क्लासों में हम लोगों ने सिलेबस और बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ा था। आज से अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू कर रहे हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न का ये पहला क्लास है, तो आइए शुरू करते हैं। अति लघुत्तरीय का पहला प्रश्न है, स्वराघात किसे कहते हैं? उत्तर, जब कोई व्यक्ति बोलता है तो बोलते समय किसी शब्द के, किसी अक्षर या किसी शब्द समूह के किसी शब्द के उच्चारण को जो विशेष बल प्रदान किया जाता है उसे ही स्वराघात कहते हैं। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। जैसे जो भी हम बोलते हैं या कोई भी किताब पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो जो आवाज़ में उतराव चढ़ाव होता है, कहीं तेज बोला जाता है, किसी शब्द पे जोर दिया जाता है, किसी को धीमा पढ़ा जाता है, उसी को स्वराघात कहते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, आर एवं उन्नति का विलोम लिखिए। उत्तर, आर का विलोम होता है अनार्य और उन्नति का विलोम होता है अवनति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? उत्तर, हिंदी में प्रमुखतः 11 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ प्रमुखता दिया है, प्रमुखता मतलब विराम चिन्ह अधिक होते हैं, लेकिन जो प्रमुख होते हैं वो 11 होते हैं। वैसे आप विराम चिन्हों को देखेंगे तो कई जगह 22 देता है, कई जगह 14 दिया है और किसी किसी किताब में 30 दिया है। आप गूगल पे भी सर्च मारेंगे तो वहाँ पे भी अलग अलग आएगा, कहीं 30 आता है, कहीं 22 और कहीं 14। तो वैसे आप ऐसे आप लिख सकते हैं कि विराम चिन्हों की मुख्यतः प्रमुखता संख्या 11 होती है। वैसे ज़्यादातर किताबों में 22 दिया है। 22 कौन से विराम चिन्ह है? पहला होगा अल्प विराम, दूसरा अर्ध विराम, तीसरा अपूर्ण विराम, चौथा पूर्ण विराम, पांचवा योजक चिन्ह, छठवां लोप चिन्ह, सातवां लाघव चिन्ह, आठवां कोष्ठक चिन्ह, नौवां त्रुटि पद, हंस पद अथवा कारक पद, और 10वां हो जाएगा अवतरण या उद्धरण चिन्ह, 11वां विसर्ग चिन्ह, 12वां अनुस्वार चिन्ह, 13वां हलंत चिन्ह, 14वां रिक्त स्थान। रिक्त स्थान के लिए ऐसे डॉट 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 होता है जो चिन्ह, उसको रिक्त स्थान का विराम चिन्ह कहते हैं। 15वां है आवृत्ति चिन्ह, 16 समाप्ति या इतिश्री, 17वां निर्देशन चिन्ह, 18वां वितरण चिन्ह, 19वां अर्ध चिन्ह, 20वां अर्ध चंद्र बिंदु और 21वां हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह और 22वां संबोधन चिन्ह। ये 22 प्रमुखतः विराम चिन्ह होते हैं। आगे यहाँ पे हम लोग सिर्फ नाम देखे हैं, आगे विराम चिन्ह आएगा, लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा हुआ है, वहाँ पे हम लोग नाम के साथ उसका चिन्ह क्या है ये भी देखेंगे। अभी आपको लिखना हो तो आप वीडियो रोक करके लिख सकते हैं। विराम चिन्ह 22 को मान्यता ज़्यादा प्राप्त है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, संघर्षी किसे कहते हैं? उत्तर, संघर्षी शब्दों के उच्चारण में मुख द्वारा बहुत सकरा होता है, मुख द्वार जो होता है बहुत सकरा होता है और सी की आवाज़ होती है, जैसे ख, ग, ज, फ, श, और ह। इन वर्डों का उच्चारण करते समय मुख पतला हो जाता है, सकरा हो जाता है और सी की लास्ट में आवाज़ निकलती है, इसलिए इनको संघर्षी कहते हैं इन वर्डों को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, ऊष्म व्यंजनों की संख्या लिखिए। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। उत्तर, ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे स, श, इनकी संख्या पूछा है। देखिए यहाँ पे मुख्यतः संख्या तो लिखे नहीं है आंसर में, तो आप इतना लिख के जरूर लिख देंगे कि इनकी संख्या 4 होती है। और कौन कौन होती है? स, ह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, विराम चिन्ह का आशय स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है। उत्तर, भिन्न भिन्न प्रकार के भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह मतलब रोकने के लिए मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। एक अल्प विराम होता है वो बीच में यूज होता है वाक्य के बीच में, उसको थोड़े समय के लिए रुकने के लिए। पूर्ण विराम होता है जो वाक्य के अंत में लगता है, वो पूरी तरह से वाक्य वहाँ ख़त्म हो जाता है, वहाँ ज़्यादा समय रुका जाता है। एक अर्ध विराम होता है, अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम समय के रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। उसका चिन्ह होता है, यहाँ पे बना रहे हैं देखिए, एक बिंदी ऐसे करके और नीचे ऐसे कामा लिख कर देते हैं। एक ऊपर बिंदी रहता है और नीचे हल्का सा कामा रहता है, इसको अर्ध विराम कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न के साथ, अर्वाचीन और
उचित का क्रमशः विलोम लिखिए। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। उत्तर, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन तथा उचित का विलोम अनुचित है। प्रश्न संख्या 8 है, ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुक्ति। उसको सुक्ति कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस दिया रहेगा और उसके एक शब्द में लिखना रहेगा, इसको कहते हैं क्या? सुक्ति कहते हैं। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? उत्तर, किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग देने हेतु किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग देने हेतु अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। देखिए यह सेंटेंस गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखना चाहिए, इसको यहाँ पे होना चाहिए किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग अल्प समय के लिए रुकने के लिए या उसमें रुकाव के लिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ गलत लिखा हुआ है। आप अपने तरफ से लिख सकते हैं किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग थोड़े समय रुकने हेतु किया जाता है। जैसे में लिखा है रोको मत जाने दो, और दूसरा है रोको मत जाने दो। देखिए सेंटेंस एक ही है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, लेकिन पहले कामा लग गया है रोको के बाद, तो इसका अर्थ हो गया है रुकना, रोको मत जाने दो। और दूसरे में मत के बाद कॉमा लगा है, तो सेंटेंस का जो इस वाक्य का अर्थ बदल गया है, रोको मत जाने दो, इसका अर्थ होता है मतलब जाने दो। अब पहले सेंटेंस में रोको लो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, लेखन के प्रकार बताइए। उत्तर, लेखन के 3 प्रकार हैं। पहला है सुलेखन, दूसरा है अनुलेखन तथा तीसरा है श्रुति लेखन। प्रश्न संख्या 11 है, लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर दिया है, भाषा की ध्वनि को जब प्रतीकों तथा संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है लेखन कहलाता है। प्रश्न संख्या 12 है, लेखन शिक्षण की विधियां बताइए। उत्तर, लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है जैकार्टर विधि, दूसरा है मॉन्टेसरी विधि और तीसरा है पेस्टोलॉजी विधि। यहाँ पे सिर्फ विधियों के नाम लिखना है, विधियों के बारे में नहीं लिखना है। लघुत्री में पूछता तो आप सबके बारे में लिखते। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, वाक्य किसे कहते हैं? उत्तर, मनुष्य के विचारों को पूर्णतया लिखित अथवा मौखिक रूप से में व्यक्त करने वाले समूह को वाक्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, भाषा की 4 दक्षताएं बताइए। उत्तर, पढ़ना, लिखना, बोलना तथा सुनना भाषा की 4 दक्षताएं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। उत्तर, अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है। अगला प्रश्न है 16, स किस प्रकार के व्यंजन हैं? उत्तर, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो ये तो पूछा नहीं था, ये तो आप डिफिनीशन बताया, लेकिन मुख्यतः जो प्रश्न पूछा था स ह किस प्रकार के व्यंजन है। तो इसका आंसर होगा कि स ह ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। इनकी संख्या वर्णमाला में 4 होती है। और आगे आप लिख सकते हैं कि इन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से रगड़ खाते हुए धीरे धीरे बाहर निकलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन से हैं? उत्तर, भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल श्रवण, उच्चारण, वाचन एवं अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, अनभिज्ञ तथा मुक्ति का क्रमशः विलोम शब्द लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा विलोम शब्द अनभिज्ञ का हो जाएगा सुविज्ञ और मुक्ति का बंधन। तो ये तो आप ऐसे देख लिए, इसका अर्थ भी देख लीजिए। अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान या अनाड़ी, और सुविज्ञ का अर्थ होता है ज्ञानवान या ज्ञानी। अब मुक्ति बंधन का तो आप जानते ही हैं। मुक्ति मतलब होता है किसी चीज़ से मुक्ति पाना, और मतलब स्वतंत्र रहना, और बंधन का मतलब होता है किसी के अधीन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, छ त्र ज्ञ किस प्रकार के व्यंजन है? तो छ त्र ज्ञ और एक स्र भी आता है, श्री वाला स्र ऐसे बनता है। ये जो चारों वर्ण आते हैं संयुक्त अक्षर के अंतर्गत आते हैं। ये 2 वर्णों के मेल से बने हैं, तो ये संयुक्त व्यंजन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, ओ औ का उच्चारण स्थान लिखिए। उत्तर, ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न है, तो इसको कंठ और ओष्ठ को कंठोष्ठ भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन हैं?
उत्तर य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, अनुस्वार किसे कहते हैं? उत्तर अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे ठंडा, कंचन, जंगल इत्यादि। अनुस्वार कहते हैं जो ये से जो ऊपर टोपी पहनाते हैं हिंदी लिख के, जो ऊपर लाइन की इसके ऊपर जो बिंदी होता है इसी को अनुस्वार कहते हैं। और इसको बोलते समय वायु नाक से निकलती है और झटके के साथ बाहर निकलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, लिपि को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। अथवा करके एक और तरीके से पूछ सकते हैं, इसको पूछा जा सकता है लिपि किसे कहते हैं? उत्तर भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है, अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों की लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, लेखन शिक्षण की कोई दो विशेषताएं बताइए। उत्तर लेखन शिक्षण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पहला है अक्षर शब्द वाक्यों को स्पष्ट रूप से प्रदान करना। दूसरा है व्याकरण एवं वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता। लेखन शिक्षण का मतलब आप जब लिखते हैं तो इसकी दो विशेषताएं बताना है। तो इसमें अक्षर शब्द और वाक्यों का स्पष्ट रूप से प्रदान किया जाएगा, क्योंकि सही जो लिखा जाएगा स्पष्ट से वो पढ़ा जा सकता है। और उसमें व्याकरण का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप लिखेंगे तो ये भी देखेंगे कि गलत ना हो जाए। ऐसे बोलने में आदमी तो कुछ भी बोल देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, एक सफल भाषा शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? उत्तर एक सफल भाषा शिक्षक के गुण, पहला है शिक्षक लेखन में निपुण हो, दूसरा है भाषा का पूर्ण ज्ञान हो, तीसरा प्रवाहमय वक्ता हो, और चौथा शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। ये 4 गुण होने चाहिए मुख्यतः एक सफल भाषा शिक्षक के अंदर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, वाक्य को परिभाषित कीजिए। उत्तर वाक्य में भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, वाक्य के अंतर्गत आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? उत्तर वाक्य में आकांक्षा, योग्यता तथा, देखिए एक नहीं दिया है, 3 आवश्यक तत्व होते हैं। आप इसके जगह पे लिख सकते हैं योग्यता, आकांक्षा और शुद्धता। तीसरा आप शुद्धता लिख सकते हैं कि सही होना चाहिए वाक्य। ये 3 आवश्यक तत्व हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, वाक्य के प्रकार लिखिए। उत्तर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। आगे आएगा इन तीनों के बारे में डिटेल में एग्जाम्पल के साथ हम लोग पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए। उत्तर उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना या निरादर और अपेक्षा का अर्थ होता है आवश्यकता। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। तो इस वाक्यांश के लिए जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों इनको एक शब्द में हम लोग कह सकते हैं रेखांकित कहा जाता है, इसको रेखांकित। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची हो जाएगा, पहला हो जाएगा नभ, अंबर, गगन, व्योम। ये 4 पर्यायवाची हो जाएंगे। ये भी प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, ओ अ किस प्रकार के वर्ण हैं? उत्तर ओ अ अनुनासिक स्वर के वर्ण हैं। ये भी प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। देखिए ये सब 2019 के प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, संधि एवं संयोग शब्दों का विलोम लिखिए। तो संधि का अर्थ होता है मेल और विग्रह का अर्थ होता है अलग अलग, मतलब अलग अलग करना। तो इसका संधि का विलोम हो जाएगा विग्रह और संयोग का विलोम हो जाएगा वियोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? उत्तर ह्रस्व स्वर वह होते हैं जिन्हें बोलने के लिए एक मात्रा का समय लगता है। जैसे ह्रस्व स्वर होते हैं अ, इ, उ और री, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। इनमें एक मात्रा का समय लगता है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ये स्वतंत्र रहते हैं। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, सुधा एवं पंकज शब्द का अर्थ लिखिए।
ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। सुधा का जो अर्थ हो जाएगा अमृत और पंकज का कमल का अर्थ लिखना है। सुधा एवं पंकज का अर्थ लिखना है। यहाँ पे पर्यायवाची भी सेम ही होगा, जो अर्थ होता है वही पर्यायवाची भी होता है। इसको पर्यायवाची भी पूछेगा तो सुधा का अमृत और पंकज का कमल होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक का चिन्ह लिखिए। ये प्रश्न 2023 में पूछा था। और कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक चिन्ह लिखिए। ये प्रश्न 2022 में पूछा था। देखिए दोनों में कारक किसे कहते हैं ये पूछा हुआ है, साथ में एक किसी कारक का चिन्ह जोड़ दिया हुआ है। तो आप इस साल आपको कारक का चिन्ह पूछ सकता है और उसके साथ किसी भी कारक का दूसरे का किसी का चिन्ह पूछ देगा। तो देखिए इसका उत्तर, इसके लिए आपको सभी कारकों का चिन्ह तैयार होना चाहिए, जिससे कि आप जिसका भी पूछे आप लिख दें। तो इसका उत्तर दिया है, व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है। ये तो 2 का दिया है, लेकिन बाकी दूसरे का पूछ देगा तो उसका आप वीडियो रोक करके लिख सकते हैं। पहला होता है, हिंदी में 8 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो सबका विभक्ति चिन्ह देखते हैं। कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है ने, कर्म का को, करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए या को, अपादान का से होता है विभक्ति चिन्ह, लेकिन अलग होने के अर्थ में। जैसे अलग होने के अर्थ में जहाँ भी से का प्रयोग हुआ होगा वहाँ अपादान कारक होगा, और ऐसे उससे संबंधित होगा से का प्रयोग तो वहाँ करण कारक होगा। अगला जो कारक होगा वो संबंध कारक होगा। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे या ना, नी, ने। अधिकरण अगला है 7वां, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में, पै, पर। 8वां है संबोधन, संबोधन कारक। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह होता है हे, अरे, अहो, अजी, रे। ये 8 विभक्ति चिन्ह हुए और उनके ये कारक हुए 8 और उनके विभक्ति चिन्ह रहे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। उत्तर हो जाएगा, अभिव्यक्ति के साधन होंगे मौखिक या लिखित। अभिव्यक्ति मतलब होता है अपना पर्सनालिटी, अभी एक तरह से होता है कि पर्सनालिटी अपना, और जो आप किसी को अपना भाव किसी को पहुंचा रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, तो उसको आप इसके माध्यम क्या क्या है, एक मौखिक हो जाएगा अभिव्यक्ति करने का, और दूसरा लिखित, लिख करके अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं आप, नहीं तो बोल करके। तो ये 2 तरीके साधन हो जाएंगे, मौखिक और लिखित। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, मॉन्टेसरी विधि का उपयोग कब किया जाता है? ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। उत्तर, मॉन्टेसरी विधि का उपयोग लेखन विधि में किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, ध्वनि क्या है? उत्तर, भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई ध्वनि है। प्रश्न संख्या 40 है, भाषा किसे कहते हैं? उत्तर, ध्वनि चिन्हों की समष्टि को भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है? उत्तर, भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है। ध्वनि संकेतों मतलब वर्णों पे। सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि या वर्ण या ध्वनि संकेत, तो इन्हीं पे पूरा आधारित होता है भाषा। प्रश्न संख्या 42 है, ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है? उत्तर, ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से है। ध्वनि का अर्थ होता है ही, ध्वनि मतलब आवाज़, तो उससे तो श्रवण सुनने से है, आवाज़ को आप सुनते हैं तो श्रवण कौशल से है इसका अर्थ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने हैं? उत्तर, हिंदी भाषा में स्वर 11 हैं तथा 23 व्यंजन हैं। देखिए 23 ना होके ये 33 व्यंजन है। 33 तो मुख्य व्यंजन है, लेकिन वैसे व्यंजन होते हैं 41। तभी तो हिंदी में वर्णमाला की संख्या 52 होती है। 41 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 5 52 हो जाएंगे। ये 52 जोड़माला जो मुख्य व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं, और जो व्यंजन मिला दिए जाते हैं जैसे कि अंतस्थ व्यंजन और एक उस व्यंजन होता है, सारे जो व्यंजन जब मिल जाते हैं तो 41 उनकी संख्या हो जाती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हिंदी भाषा में 11 स्वर तथा 41 व्यंजन होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब पूछ रहा है दोनों की संख्या तो कुल का पूछेगा, मुख्य का नहीं पूछेगा। अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या 44, स्वर किसे कहते हैं? उत्तर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के मुख से निकलता है स्वर कहलाते हैं। हिंदी में अ, आ, इ, उ, री, ए, ओ, कुल 11 स्वर होते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? उत्तर, इन शब्दों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा बहुत अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, इ, उ, ए, ओ, बहुत अधिक समय भी लगता है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगे उसको दीर्घ स्वर कहते हैं, क्योंकि ह्रस्व स्वरों से मिलकर ही दीर्घ स्वर बनते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? उत्तर, जब मुख्य द्वार को बंद करके बोलते हैं जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से और प वर्ग तक के जितने 25 जो वर्ण होते हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मिल दिया हुआ है, क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, प, फ, ब, भ, ये सभी स्पर्श व्यंजन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? उत्तर, जब मुख्य द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई चलती है तो इसको कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। जैसे यथा में च, छ, ज, झ, ये स्पर्शी व्यंजन के एग्जाम्पल हैं। और देखिए इसमें वो संघर्षी व्यंजन नहीं दिया है, इसलिए नहीं दिया है क्योंकि इसके पहले कई संघर्षी व्यंजन पूछ चुका है, अति लघुत्री में भी इसी क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया, इसलिए नहीं दिया है। संघर्षी व्यंजन इसे कहते हैं कि जब बोलते हैं तो हमारा मुंह सकरा हो जाता है और मुख से जो हवा निकलती है वो रगड़ते हुए मुंह से बाहर निकलती है, उसको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और स्पर्शी व्यंजन कि जब भी हम बोलते हैं तो हवा किसी न किसी भाग से मुंह के टच करके निकलती है, उसको स्पर्श कहते हैं। और संघर्षी को रगड़ खाते हुए निकलती है। तो यहाँ पे ऐसा लिख देंगे। इसके पहले संघर्षी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप उसका डिफिनीशन लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, भाषा के कितने रूप हैं? उत्तर, भाषा के 2 रूप हैं, पहला है लिखित और दूसरा मौखिक। प्रश्न संख्या 49 है, अग्नि, अमृत तथा गणेश के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, समानार्थी शब्द लिखिए। तो समानार्थी का मतलब पर्यायवाची ही हो जाएगा, पर्यायवाची भी आप लिख सकते हैं, वही होगा समानार्थी भी। उत्तर है, अग्नि का होता है समानार्थी शब्द अनल और पावक, और अमृत का पीयूष सुधा, गणेश का लंबोदर और गणपति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को पद कहते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, अंश व अंश में अंतर लिखिए। उत्तर, एक और तरह से इसको पूछ सकता है, देखिए 2018 में पूछा हुआ था अंश, और यहाँ बिंदी छूट गया ऊपर, अंश और अंश शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अंश का जो अर्थ होता है, जो सिपाही वाला स दिया रहेगा तो उसका अर्थ होता है कंधा, और जब भी इसमें शरीफा वाला स जुड़ा रहेगा अंक के साथ अंश, तो इसका अर्थ होता है भाग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, यज्ञ और उन्मुख शब्द का क्रमशः विलोम लिखिए। उत्तर, यज्ञ का विलोम हो जाएगा विज्ञ और उन्मुख का विलोम हो जाएगा विमुख। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, भृंग और बिटप शब्द के क्रमशः 2 पर्यायवाची लिखिए। उत्तर, भृंग का अर्थ होता है पर्यायवाची होगा मधुकर और भौरा, और बिटप का जो पर्यायवाची होगा वो तरु या पादप। भौरा एक तरह का कीड़ा होता है काले रंग का जो फूलों का रस चूसता है, और बिटप का अर्थ तो आप जानते ही हैं, इसका अर्थ होता है पादप माने छोटे पौधे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, श्रुतलेख का क्या उद्देश्य है, अथवा श्रुतलेख का अर्थ एवं महत्व बताइए। ये प्रश्न देखिए 2 बार पूछा हुआ है, 2018 और 22 में। उत्तर है, श्रुतलेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन कहते हैं। अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 में ही सुलेख या श्रुतलेख की शिक्षा देना शुरू कर दे तो अच्छा होगा। श्रुतलेख सुनकर लिखा जाता है, शिक्षक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। श्रुतलेखन का उद्देश्य
शब्द तथा वाक्यों को दुरुस्त करने तथा लिखने में तीव्रता का विकास करना होता है। इमला इसी को बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में इमला कहते हैं कि जब टीचर बोलता है उसको सुन के लिखना रहता है, उसमें शुद्धता का जांच किया जाता है, आपकी हैंडराइटिंग देखी जाती है, लिखने आप सब कुछ उसमें बच्चे का लिखने की गति का विकास होता है और वो उसके व्याकरण में भी सुधार होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55 है, 6 वर्ण किसके योग से बना है? इसका उत्तर होगा क और स। खटकोड़ा वाला स और क के नीचे हलंत रहेगा। हलंत का मतलब आधा क और स के योग से बना होता है 6। वैसे आप देखेंगे संयुक्ताक्षर जो होते हैं वो 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र, जिसमें 6 का तो दे दिया है। अब 1 का पूछा है तो आप ये बाकी 4 में किसी का भी पूछ सकता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो अधन र से मिलता है, त और र से मिलके त्र बनता है, और ज धन ज्ञ से मिलकर ज्ञ बनता है, ज्ञानी वाला ज्ञ, और कैपिटल स शरीफा वाला स, देखिए यहाँ पे त्र बन गया। शरीफा वाला स के नीचे हलंत धन र मिलके स्र बनता है, यानी श्री वाला स्र। ये तो आप ये चारों को याद रखेंगे, इसमें से कोई भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए, अथवा व्यंजन किसे कहते हैं? उत्तर, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों से टकराने के कारण अवरोधकता आती है और अवरोधकता आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वर की मदद से उच्चारित होते हैं। यानी जिन वर्णों का आप एक और लिख सकते हैं परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से की जाती है उसको व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्या आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ऊपर, क ख ग घ क से ज्ञ तक, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। उत्तर, हिंदी भाषा के कौशल हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यही कौशल इंग्लिश भाषा में भी हो जाएंगे। वहाँ पे इसको हिंदी में बोलेंगे लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। ये हो जाएगा इंग्लिश के 4 कौशल, स्किल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, अनुनासिक किसे कहते हैं? उत्तर, जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिका विवर भी खुला रहता है, जैसे ण, ज्ञ, अंग है, ये अंग, ज्ञ, ण, न और म, ये अनुनासिक व्यंजन कहे जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 59, पार्श्विक किसे कहते हैं? अथवा पार्श्विक वर्ण का उदाहरण लिखिए। यह प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। उत्तर, इसमें मुख्य द्वार मध्य से बंद हो जाता है और हवा दोनों ओर से निकल जाती है, जैसे ल, यानी ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, लुंठित तथा लोड़ित किसे कहते हैं? उत्तर, इसमें मुख्य द्वार जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद होता है और 2-3 बार खुलता है, जैसे र बोलेंगे तो जीभ जाके वहीं वाइब्रेट होगा हल्का सा, 2-3 बार वहाँ पे खुलेगा, जैसे लिखा हुआ है इसमें मुख्य द्वार जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद हो जाता है। यहाँ जीभ खत्म हुआ है वहाँ बंद होता है, र बोलेंगे तो ये लुंठित वर्ण र को कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61, अर्धस्वर किसे कहते हैं? उत्तर, इनको बोलने से मुख द्वार बहुत सकरा हो जाता है और हवा स्वर के समान मध्य से निकल जाती है, जैसे य व को अर्धस्वर कहते हैं। प्रश्न संख्या 62 है, अक्षर समूह का दूसरा नाम लिखिए। उत्तर, अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है। प्रश्न संख्या 63 है, देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है? उत्तर, देवनागरी लिपि सुंदर एवं स्पष्ट है। हमारा मूल्य साहित्य इसी लिपि में संरक्षित है। जो हिंदी का साहित्य होता है वो देवनागरी लिपि का ही, जो हिंदी का साहित्य होगा वो देवनागरी लिपि में ही संरक्षित लिखा जाता है, यानी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। अगला प्रश्न है प्रश्न के 64, भाव तथा विचारों के आदान प्रदान का कौन सा माध्यम है?
उत्तर भाव और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। प्रश्न संख्या 65 है, मनोभाव को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम है? उत्तर मनोभाव को बोलकर व्यक्त करने का माध्यम मौखिक भाषा है। प्रश्न संख्या 66 है, पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान लिखित भाषा के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 67 है, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? उत्तर भाषा के अंतर्गत अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कल शब्द का अर्थ है पिछला दिन अथवा अगला दिन, और इसका एक और अर्थ होता है, और भी अर्थ होते हैं जैसे शोर, मशीन, सुंदर, ये सब कल का अर्थ होता है। कल मतलब होता है आने वाला भी कल, और पिछला भी कल, और कल का मतलब होता है शोर, मशीन या सुंदर। ये अनेकार्थी, देखिए एक ही शब्द के कई अर्थ यहाँ पे हैं। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं अथवा समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, एक सा अर्थ व्यक्त करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल को जैसे क्या कहते हैं, नीर, वारी, पानी आदि नाम से जाना जाता है, इसी को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69, कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? उत्तर जनार्दन। कृष्ण का पर्यायवाची जनार्दन एक हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70, विलोम शब्द किसे कहते हैं? उत्तर विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 71 है, यश तथा भास्कर के पर्यायवाची बताइए। उत्तर यश का पर्यायवाची हो जाएगा कीर्ति, यश का पर्यायवाची कीर्ति तथा भास्कर का पर्यायवाची सूरज हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72, तुकांत शब्द क्या है? उत्तर तुकांत शब्दों के उच्चारण की दृष्टि से समस्त शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की किसी भी प्रकार की एक रूपता होती है। जैसे लास्ट में तुकांत शब्दों के लास्ट में एक जैसा ध्वनि निकलता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में रुष्ट, पुष्ट, दुष्ट, ये सभी लास्ट में ट आ रहा है, एक ही जैसे बोले जा रहे हैं, इनको तुकांत शब्द कहते हैं। अगला एग्जाम्पल है झोंक, पोंक, टोक, ये भी एक जैसे बोले जा रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है अगले में अंडा, पंडा, संडा, डंडा, कंडा, मंडा, ये देखिए सभी एक ही जैसे बोले जा रहे हैं, इसी को तुकांत शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग क्या? अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग क्या है? उत्तर भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त तथा सुंदर बनाने हेतु वाक्य को एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द को एक शब्द कहा जाता है। जैसे जिसने विवाह न किया हो उसको अविवाहित कहते हैं, और जिसका कोई उपमा न हो उसको अनुपम कहते हैं। यही इनको अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द कहते हैं। इसका प्रयोग मतलब इसका प्रयोग करने से वाक्य में प्रभावशीलता होती है, आपका जो बोलने की जो सुंदरता बढ़ जाती है, यानी प्रभावी तरीके से आप बोल सकते हैं, और अगले पे इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। जिसका विवाह न हुआ है उसके जगह पे आप अविवाहित बोल सकते हैं, और जिसका कोई उपमा ना हो उसका अनुपम कहा जा सकता है। तो इसी के साथ आज का ये क्लास यहीं समाप्त होता है। आज हम लोगों ने एक ही क्लास में अति लघुत्तरी प्रश्न को ख़त्म कर लिया, और अगले क्लास से हम लोग लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट का राजन सीरीज पढ़ने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।